नमस्ते। राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम इस कक्षाओं में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाए हैं। जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में पढ़ा रही हूँ, आपकी एमपीपीएससी से लेकर जितनी भी मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं होती है, जैसे एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद एसआई, एएसआई और अन्य जितनी भी व्यापम की भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में मध्य प्रदेश का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो उन सभी परीक्षाओं को मैं टारगेट लेकर आपको इस कक्षा में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा रही हूँ। मार्केट में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बहुत सारी बुक्स उपलब्ध है, पर हमें इतनी सारी किताबें नहीं पढ़नी क्योंकि इतना समय नहीं है। और आप ज्यादा किताबें खरीदते हो तो आप खुद कंफ्यूजन हो जाते हो कि पढ़े क्या और छोड़े क्या। तो मैं सभी किताबों का निचोड़ आपको इस कक्षा में पढ़ा रही हूँ, तो आपको अन्य कहीं से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इतना सफिशिएंट आपको पढ़ा दूंगी। मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगी जिससे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, आपने पिछली कक्षाओं में देखा ही है। मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहा है उसे भी समझ में आए। हमने सिंपल मध्य प्रदेश बेसिक इंट्रोडक्शन से कक्षाएं शुरू करी थी, और हम पढ़ते पढ़ते आज थोड़ा पढ़ते पढ़ते हमारे पढ़ने में भी हमने थोड़ा डीपली में हम पढ़ने लगे हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमें याद होना चाहिए। तो मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि आप सरल क्वेश्चन भी आसानी से कर ले और कठिन से कठिन क्वेश्चन भी जब आप करो तो आपको क्वेश्चन इतने कठिन ना लगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं हैं उनमें आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम आसान प्रश्न भी पढ़ेंगे और कठिन प्रश्न भी पढ़ेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ते पढ़ते कब कठिन प्रश्न भी आसानी से कर दो। किस तरह से मैं पढ़ाऊंगी। मैं पढ़ाने के साथ साथ याद रखने पे ज्यादा यकीन करती हूँ कि पढ़ तो हम सभी रहे पर पढ़ी हुई चीजें किताबों में रह जाती है। तो हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें यही याद हो जाए। और जब मैं पढ़ाऊंगी, मैं बार बार आपको रिवीजन कराऊंगी तो मेमोरी में आपके ज्यादा समय तक याद रहेगी। तो आपको कक्षा को क्लास को स्किप नहीं करना है, और आपको पूरी क्लास को ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या लिखा रही। क्योंकि बोर्ड पे मैं सारी चीजें नहीं लिख सकती हूँ, तो मैं आधी चीजें आपको बोलकर भी लिखवा रही हूँ। तो जब मैं आपको बोलूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले चार्ट आप अच्छी तरीके से आपकी बुक में नोट कर लीजिए। मैं कुछ सेकंड के लिए अलग करती हूँ, तो जैसा मैंने चार्ट बना आपको वैसे ही चार्ट बनाना है, ताकि आपको पूरा एक ही बार में याद हो जाए। पहले आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए और ध्यान से चार्ट को पहले अच्छे से देखिए, फिर हम आगे क्लास शुरू करते हैं। ये चार्ट आपको पूरा आपकी बुक में नोट करना है, जैसे मैंने बनाया है वैसे। आप वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को आराम से बना सकते हैं। और मैंने जो पिछली कक्षा थी उसमें आपको मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी बता दी कि स्थापना कैसे हुई, गठन कैसे हुआ, विभाजन कैसे हुआ मध्य प्रदेश का, कौन कौन से जिले है ना, कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। हमने प्रशासनिक की राजधानियां पढ़ ली, मध्य प्रदेश की हमने राजधानियां पढ़ ली थी, प्रशासनिक की स्थिति देख ली थी। इन सब बेसिक चीजों के बारे में हम देख लिया था। मैंने कल आपको क्या पढ़ा था, मैं एक बार उसके 1 मिनट के लिए रिवीजन करते हैं, फिर हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मध्य प्रदेश का अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, बरसाली गांव को। फिर मैंने बताया था कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली गांव को कहा जाता है। फिर भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, मनोहर गांव को कहा जाता है। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है मंगलनाथ मंदिर को, जो उज्जैन में स्थित है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, 10 संभाग है। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब उस समय 7 संभाग थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, 55 जिले हैं। कितनी विधानसभाएं हैं, 313 विधानसभाएं हैं। कितनी तहसीलें, 436 तहसीलें हैं। ये सब चीजें मैं आपको विस्तार से पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ, तो आप पिछली कक्षा को देखें। और मैंने जितनी भी कक्षाएं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप पीछे की सारी कक्षाएं देखें, तो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएगी। और आज और अच्छे समझ में, अगर आप आज कक्षा लोगे तो मैंने पिछले आपको बेसिक चीजें मध्य प्रदेश के बारे में बता दी, तो हम आज थोड़ा हाई लेवल का डीप में पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर वो चीजें ऊपर ऊपर से जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप बेसिक क्लास से देखिए, उसके बाद आज की क्लास ले तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आज मध्य प्रदेश की क्लास शुरू करते हैं। मैं आज आपको मध्य प्रदेश की सीटों का वितरण, यानी कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति क्या है, एक बिल्कुल शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगी। यहाँ से आपके हर परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। मेरे खुद के मैंने
व्यापम की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं दी है सारी में एक क्वेश्चन इस पूरे चार्ट से बना है। तो मैंने सिर्फ एक चार्ट बनाया था, इस चार्ट से मैंने अच्छे से, क्योंकि चार्ट सबको पसंद है ना, तो चार्ट को हम आसानी से चार्ट लेंगे आज इस कक्षा में। तो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हमारी मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण किया गया। मैंने जो लिखा है वो तो आपको नोट करना ही है ना। उसके बाद जो मैं बीच बीच में आपको परिभाषाएं बताऊंगी, अनुच्छेद बताऊंगी, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगी, वो भी आपको कॉपी में नोट करना। तो ध्यान से वीडियो को स्किप किए बिना आपको पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है। अब हम शुरू करते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति हमने पढ़ ली थी। जैसे मैंने नोट करा है वैसे आपको नोट करना है। तो मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण, अब हमें पहले हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद है कि विधानसभा है ना। तो हमारा भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। तो भारत में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा। आपके प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद है कि विधानसभा है, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा है। भारत के मात्र 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है और अन्य सभी राज्यों में विधानसभा है ना। विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधानसभा निम्न सदन होता है। तो विधान परिषद लिखो, विधान ये किस अनुच्छेद में आती है? ये अनुच्छेद है 169 है ना। पूछा जाएगा कि विधान परिषद किस अनुच्छेद में आती है? विधान परिषद आती है 169वें अनुच्छेद में। अब हम विधानसभा के बारे में देखिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा है तो हमें विधानसभा को अच्छे से पढ़ना है। विधानसभा किस अनुच्छेद में आती है? विधानसभा अनुच्छेद आती है, आपको अनुच्छेद भी लिखना है क्योंकि जीके में क्वेश्चन बनते ही विधानसभा अनुच्छेद 70 में आती है। तो विधान परिषद फिर विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधानसभा निम्न सदन होता है। अब विधानसभा कैसे करते हैं, पहले मैं आपको विधानसभा के बारे में बता, क्यों विधानसभा के बारे में भी हमें जानकारी होती है। विधानसभा हमारा निम्न सदन होता है। इसमें जो क्षेत्र होता है जिसमें लगभग 1 लाख से 1.5 लाख जनसंख्या होती है, उन सभी क्षेत्रों की विधानसभा बनाई जाती है। और विधानसभा के जो सदस्य होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने बेस्ट उम्मीदवार का चुनाव करेगी विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनाने के लिए। और जो सदस्य चुना जाता है वह विधायक एमएलए कहलाता है। और वह उस विधानसभा का, यानी कि राज्य में कानून बनाने का काम कौन करता है? विधायक, है ना। तो हमारे वर्तमान विधानसभा का जो सदस्य होता है उसे क्या कहते हैं? विधायक राज्य के कानून के निर्माण में भागीदारी निभाता है। तो जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। तब अविभाजित मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है, यानी कि छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था। तब अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी सीटें थी विधानसभा की? 320 सीटें थी, है ना। और जब वर्तमान मध्य प्रदेश यानी 2000 के बाद, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया सन 2000 में, 2000 के बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 230 सीटें। तो देखो संख्या तो सेम ही है, या 32 हो गया या 23 हो गया। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश में, यानी अविभाजित, आपके प्रश्न आएगा कि अविभाजित, हमें ध्यान रखना है विभाजित और अविभाजित। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें थी? 320। और विभाजित जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230। अभी इसमें भी एसटी और एससी को आरक्षण दिया गया है। तो एसटी की वर्तमान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 47। और एससी की कितनी सीटें हैं? 35 सीटें, है ना। तो अनुसूचित जनजाति की विधानसभा में कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश की? 47। और अनुसूचित जाति की कितनी है? 35। यानी कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं? 83% आरक्षण एसटी एससी को मध्य प्रदेश का विधानसभा में मिला हुआ है ना। जो विधानसभा क्या है? निम्न सदन है, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब इसमें 320 सीटें थी और वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा की 320 सीटें। ये जो प्रश्न है मेरे एमपी पीएससी, यानी कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो पीएससी ही लेती है, उसमें मैंने पूछा था
कि वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230 सीटें। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं ना, खास करके एमपीपीएससी में और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका एग्जाम भी पीएससी लेती है, इसमें भी यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं ना। अभी 26 में होने वाली है तो आपके प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। सेट में भी 50 नंबर का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाता है तो उसमें भी पूछे जाएंगे ना। तो मैं वही फैक्ट पढ़ा रही हूँ आपको जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैंने जो बताया है, जो लिखा है, वो तो आपको नोट ही करना है। और जो मैंने अभी विधानसभा के बारे में विधानसभा की परिभाषा बताई है, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद लोकसभा है ना। लोकसभा हमारी संसद के 3 सदन है। कितने हैं? हमारी जो राजनीतिक गतिविधियां होती है उनके 3 सदन है। कितने? एक तो संसद के 2 सदन है, संसद आती है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा निम्न सदन है, जैसे विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है, वैसे ही लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। अब लोकसभा किसे कहते हैं? एक तो निम्न सदन होती है लोकसभा, इसमें जनता की सबसे प्रिय सदन होता है ये, क्योंकि जनता खुद इसमें, जैसे हम खुद चुनाव करके, हम खुद वोटिंग करके इसमें सदस्य का चुनाव करते हैं। तो लोकसभा का जनता का सदन है, लोकसभा निम्न सदन है और जनता का लोकप्रिय सदन है। इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने सदस्य का चुनाव करती है और इसमें जो सदस्य जीतता है वो सांसद बनता है और वही सांसद मिलकर प्रधानमंत्री के चुनाव में हमारी तरफ से हमारे लिए प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो जो विधानसभा में जो सदस्य बनता है, वो विधानसभा में जिनको हम वोट करते हैं वो विधायक बनता है और लोकसभा में जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं वो सांसद बनता है और यह सांसद हमारे प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेता है। तो लोकसभा क्या है? एक तो निम्न सदन है, आपको लिखना है कि लोकसभा निम्न सदन है। यह अनुच्छेद किसमें आता है? यह अनुच्छेद है ना, यह अनुच्छेद 70 में आता है। और लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है? लोकसभा आती है अनुच्छेद 81 में, है ना। लोकसभा आती है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा आती है अनुच्छेद 80 में, है ना। तो हमें याद रखना है। अब इसकी संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो इसके ट्रिक है सरला। संसद आती है अनुच्छेद 79 में, है ना। राज्यसभा आती है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा आती है अनुच्छेद 81 में। हम ऐसे अनुच्छेद को याद रखते हैं। सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, है ना। तो सरला 79 है वह अनुच्छेद है संसद का। 80वें अनुच्छेद में राज्यसभा आती है और 81वें अनुच्छेद में लोकसभा आती है। उसके बाद लोकसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें थी? 40 सीटें थी और वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा कितनी है? 29 सीटें। यानी कि हम 29 सीटों पर सांसद का चुनाव करते हैं, हम 29 सांसद की नियुक्ति करते हैं और वो ही जाकर हमारे लिए प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं ना। फिर उसमें एसटी एससी को कितना आरक्षण है? अनुसूचित जाति यानी एसटी की मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं और एससी की मध्य प्रदेश में कितनी है? एससी की 4 सीटें। कुल मिलाकर 10% आरक्षण लोकसभा में मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति को दिया गया है। उसके बाद राज्यसभा, यह संसद का उच्च सदन होता है। हाँ, और लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने? विधानसभा के सदस्य 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 साल तक रहते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। उसमें कोरम प्रत्येक 2 साल में परिवर्तन होता रहता है ना। ये निचला सदन है और ये उच्च सदन है। अब ये किस अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद 80 में आता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जो विधानसभा के जो सदस्य चुनते हैं वही राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। यहाँ जाकर राज्यसभा में चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ते हैं। अब अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं और वर्तमान मध्य प्रदेश में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। कितनी सीटें? 11 सीटें हैं। इसमें एसटी एससी नहीं है, इसमें सिर्फ 11% है। वो किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर चुने जाएंगे और जब मध्य प्रदेश का
अब अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि 1956 और विभाजित यानी कि 2000 के बाद, है ना। या विभाजित यानी कि 1956 की स्थिति है 16 और वर्तमान यानी कि 2000 के बाद 11 सीटें हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण 3 रूप में किया गया है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। विधान परिषद हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में है ना। फिर विधानसभा किस अनुच्छेद में आती है, अनुच्छेद 170 में आती है, लोकसभा 81 में आती है, राज्यसभा 80 में आती है ना। सरला संसद आती है 79 में, राज्यसभा आती है 80 में, लोकसभा आती है 81 में। फिर विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश की 320 सीटें थी, जो वर्तमान में जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो आधी सीटें कहाँ चली गई, छत्तीसगढ़ राज्य में चली गई थी। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी 320 सीटें, 230 सीटें हैं और एसटी की सीटें 47 है, एससी की 35 है। कुल मिलाकर 83% आरक्षण विधानसभा में एसटी और एससी को दिया गया है। उसके बाद लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जनता का लोकप्रिय सदन होता है। इसमें सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। फिर अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी और वर्तमान मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, जिसमें एसटी की 6 सीटें हैं और एससी की 4 सीटें हैं। उसके बाद राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, इसमें जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और विधानसभा के सदस्य इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ते हैं। ये 6 साल का कार्यकाल होता है और अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें थी और वर्तमान मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ये आपको याद करना ही है, इससे प्रश्न 100% बनेंगे। अभी कांस्टेबल में बनेंगे, जो एएसआई की एग्जाम होने वाली उसमें बनेंगे, जो आईटीआई अभी इलेक्ट्रिशियन के जो विद्यार्थी है या असिस्टेंट ग्रेड थी के विद्यार्थी आईटीआई वाले, उनके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की जितनी प्रतियोगी परीक्षा उनमें बनेंगे, एमपीपीएससी में बनेंगे, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है। मैंने खुद पेपर दिया था, मेरे खुद प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया है। तो आपको जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे पढ़ना है, जैसे मैंने नोट करा वैसे नोट करना है और जो चीजें मैंने आपको बोल के बताई है उन्हें आपको नोट करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है और वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके भी देख सकते हो, सुविधा अच्छी है यूट्यूब में। क्या आपको याद नहीं हो या समझ में नहीं आता आप रिपीट करके देख सकते हो, है ना। मेरी क्लास कैसी लगी आपको आप बताएं, मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहा है उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये हम डीपली क्वेश्चन है, मतलब जैसे आप सोच रहे होंगे ना कि बेसिक, आप बेसिक हमने पढ़ लिया है, ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और मैंने आपको हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत आसानी से एक चार्ट से आपको समझा दिया है कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे। आप खुद जब पेपर देने जाओगे तो आप खुद बोलोगे कहा मैम आपने बोला था हमारे प्रश्न इस चार्ट से बने हैं, है ना। तो मैंने जो नोट करा नोट करना है, जो बताया लिखना है आपको। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मैं आपके कमेंट के जवाब भी दूंगी। और वीडियो को लाइक करें। जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है वो आसानी से मेरी कक्षा से पढ़े और सीखे और समझे, है ना। हमें कंटेंट को पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे बोला भी है और बहुत सारे सोचते भी है कि आज ये स्मार्ट बोर्ड का जमाना है, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाइए आप, है ना। तो स्मार्ट बोर्ड पे मैं पीडीएफ लगा के आपको पढ़ा दूंगी, तो उससे क्या होगा, मैं आपको लिख के पढ़ा रही हूँ और जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ ये कंटेंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। इस कंटेंट के लिए लोग, है ना, पेड फीस देते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए, पर अब मैं आपको ये सारा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप, है ना, किसी से भी पढ़ो तो आप, है ना, कंटेंट को देखो कि वो क्या पढ़ा रहा है। आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा देगा या थोड़ा पीडीएफ से पढ़ा देगा या कुछ भी आपको वहां पर एनालिसिस करके बता देगा या कुछ भी थॉट डाल के बता देगा, तो वो चीजें मायने रखती है। मायने रखता है कंटेंट कि आप जो पढ़ रहे हो उससे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे कि नहीं बनेंगे ना। हम जिससे पढ़े वो चीजें पढ़े जहां से प्रश्न बने। मैं भी आपको पीडीएफ से पढ़ा दूंगी तो पीडीएफ में आपको ये शॉर्ट में चीजें नहीं मिलेगी ना, उस पीडीएफ में आपको पूरा विस्तार से मिलेगा। तो ना आपको समझ में आएगा ना मुझे आपको पढ़ाने में मजा आएगा।
मुझे लिख के पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, ताकि चीजें मैं भी लंबे समय तक याद कर पाऊं। मैं जब लिखती हूँ तो मुझे चीजें लंबे समय तक याद रहती है, इसीलिए मैं लिखकर पढ़ाने में ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो आपको कंटेंट में विश्वास करें, मैं जो पढ़ा रही हूँ परीक्षा में 100% क्वेश्चन बनेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमें यही सोचना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा में आएगा ही आएगा, है ना। ये नहीं सोचना है क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। आपको पॉजिटिव माइंडसेट से हमेशा किसी परीक्षा की तैयारी करनी है कि मैं जो पढ़ रही हूँ या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो परीक्षा में प्रश्न आएंगे और मैं जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ मैं सफल होऊंगा, है ना। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है, अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, अच्छे कर्म करना है, लोगों के मन नहीं दुखाना है और अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है। अब आप मैं अलग हट रही हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद।